बड़ी खुशी का दिन है। ऊंचाहार की ऐतिहासिक धरती, जगतपुर की ऐतिहासिक धरती, राणा मेनी माधव जी की तपोभूमि, बीरापासी जी की ऐतिहासिक धरती में हम सबके नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, गांव गरीब किसान नौजवान की आवाज को बुलंद करने वाली आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। कांग्रेस पार्टी की जनपद के जिला अध्यक्ष श्री पंकज जी त्रिपाठी, हम सबके संरक्षक, जिनके कारण आज ये दिन हम सबको देखने को मिला है, ऐसे आदरणीय श्री KL जी शर्मा, हमारे राकेश जी राणा, दीपू जी, रामदत्त पांडे जी, सम्मानित हमारे ब्लॉक के सारे पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, न्याय परिषद अध्यक्षगण, सम्मानित नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्रधानगण, पत्रकार बंधुओं, सम्मानित नौजवान साथियों, बस 2 मिनट पहले, 2 मिनट ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को बोलना है। आप सब जानते हैं 14 वर्षों तक मैं जिस पूर्व दल में था, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करता रहा, लेकिन हमारे साथ न्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी को जिले में लाने वाला, जगाने वाला मैं था। अतुल सिंह हर जगह गांव-गांव पहुंचाने वाला था और विधायक बनना इसलिए जरूरी है कि आप सबको नल और पानी और सड़क कहां से देंगे। कोई लालच में विधायक नहीं बनना चाहता, आप सबकी सेवा के लिए विधायक बनना चाहता हूं। आज मैं श्रीमती प्रियंका जी जो हमारी नेता संरक्षक हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। हम जैसे किसान परिवार के बेटे को अपने दल में शामिल करके और कहा जाइए ऊंचाहार विधानसभा में फतेह कराइए और आपके मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा कांग्रेस पार्टी हम सब करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमको अपने परिवार में सदस्य के रूप में बनाया और ऊंचाहार विधानसभा के साथ साथ जनपद के सारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हमारे साथ अपने परिवार में हमको शामिल किया। हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। सौभाग्य की बात है, ऊंचाहार विधानसभा का प्रत्येक नागरिक इस बार मौजूदा विधायक जो भ्रष्टाचार विधायक है, इनको हराने के लिए सब लोग हमारे साथ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, खोखले वादे करते, जुमलेबाजी करने वाली सरकार। हमें याद है, मैं जब भाजपा में था तो मैंने कहा था जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, किसान हमारा भगवान है, किसान के सम्मान के लिए हम सबको जानवर को गौशाला बनानी चाहिए जानवर रखने के लिए, लेकिन सरकार जानवर को गौशाला बनानी चाहिए जानवर रखने के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। और आप जान लीजिए, छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने में सब लोग लगे हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सब लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ के फेंका जाए और माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार की निर्माण हो। हम सब आपके परिवार की तरह आपके घर के हैं। आपने देखा, चाहे यहाँ का क्षेत्रीय विधायक मनोज कुमार पांडे हो, चाहे भाजपा के लोग, भाजपा ने पूरे सरकार को यहाँ उतार दिया है। कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं बना है, बचा है, जो हमको हराने का यहाँ प्रयास न कर रहा हो। सारे नेता आ चुके, चिंता न करिए, आपके नेतृत्व में निश्चित तौर पर ऊंचाहार विधानसभा इतिहास लिखने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। नौजवान, व्यापारी सब आपके साथ हैं। मैं एक बात ज्यादा समय लूंगा। आप सब जानते हैं जो इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास कांग्रेस पार्टी की देन है, वही नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने पर माहिर है। मैं एक बात और कहूंगा, तमाम लोग मजदूर भाई बैठे हैं, आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आज मनरेगा की योजना ना होती तो आप सब मजदूर भाई बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप सबको अपने गांव में रोजगार देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत इतनी बड़ी दूर से आए हैं, आप सब जलपान करके जाइएगा और प्रियंका जी के नेतृत्व को मजबूत करना, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत करना। ज्यादा समय नहीं लगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिनका बेसब्री से 2.5 घंटे से लगातार इंतजार कर रहे थे, बिना कुछ देरी के मैं निवेदन करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने का बीड़ा जिसने उठाया और वो कामयाबी के दहलीज पर खड़े हो गए हैं, मैं निवेदन करता हूं अपनी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी से, वे आवे और अपने आशीर्वचनों से हम सबको आश्वस्त करें। माननीय प्रियंका गांधी। अच्छा, लगाने नहीं चाहिए, बड़ी मीटिंग हो जाए, संख्या ठीक है। हाँ हाँ।
प्यारी बहनों, प्यारे भाई, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी, हमारे प्रत्याशी श्री अतुल सिंह जी, श्री किशोरीलाल शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री पंकज जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बहनें, धूप बहुत है, आप बहुत समय से इंतजार कर रही हो। तो बैठे बैठे बैठे, बोलूं कि आप बैठेंगे पहले? अब बोलूं? देखिए, चुनाव आ गए हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके सबके नेता, बड़े बड़े नेता भी दिल्ली से भी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, आपके सामने प्रचार कर रहे हैं, है ना। सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सब कहते हैं कि हमने ये किया है, वो किया है, कहते हैं। कुछ लोग धर्म की बात भी करते हैं, जाति की बात भी करते हैं, सारी बातें करते हैं। अब आपको आप कैसे पहचानोगे कि किसकी नियत क्या है? इसको पहचानने के लिए दो चीजें चाहिए। आपको उनका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, अपने अनुभव देखने पड़ेंगे कि उनके राज्य में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले चुनाव में जब मंच पर आके आपके सामने घोषणाएं की तो क्या क्या कहा, और उनमें से जो चीजें उन्होंने कही, उन्होंने पूरी की कि नहीं की। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि इनकी बातों पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, है ना। अब आपकी परिस्थितियां क्या है? बहनें बैठी हुई हैं, गैस का सिलेंडर कितने का मिल रहा है आजकल? और बढ़ गया है। 1000 था, अब 95 रुपए और बढ़ गया है। हाँ, 11, अभी आप जाएंगे खरीदने के लिए तो 1100 रुपए का सिलेंडर होगा। कड़वा तेल कितने का है? आपकी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी 200 की है, कड़वा तेल की एक बोतल 240 की है। ठीक है, ये है महंगाई की परिस्थिति। आप जान रहे हो कि पेट्रोल डीजल का कितना आपको खर्चना पड़ता है, कितना महंगा हो गया है। सबसे बुरा असर किस पे होता है उसका? गरीबों पर और किसानों पर। जो डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं तो किसानों पर असर पड़ता है। किसानों की अनेक समस्याएं हैं, खाद का वितरण नहीं हो रहा है समय पे, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, पश्चिमी यूपी में गन्ना का दाम नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या क्या है? छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपकी खेतों को चल रहा है, सरकार कहती है आपको एक बोरा राशन दे रही है, लेकिन जितना राशन दे रही है उससे ज्यादा तो छुट्टा जानवर चले जा रहा है। तो आपकी जो परिस्थितियां हैं, यहाँ बहुत दुकानें हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, उनके साथ क्या हुआ? पहले नोटबंदी लाई गई, आपको बताया गया बहुत भलाई होगी। क्या हुआ? छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। फिर जीएसटी आई और नुकसान हुआ उनका। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ और भी नुकसान हुआ। तो सुनवाई कहाँ है? नौजवान बेरोजगार पड़ा है। नौजवान कितने हैं यहाँ? हाथ उठाइए। और लो देखो जी, सब जवान बन गए इस मीटिंग में आके। पिछले 5 सालों में कितनों को रोजगार मिला है सरकार से? किसी को नहीं मिला। तो स्थिति ये है, सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान है पूरे देश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान है। आपने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी है। ये नहीं है कि आज का नौजवान क्वालिफाइड नहीं है, शिक्षित नहीं है, शिक्षित भी है, क्वालिफाइड भी है। किसी ने ITI किया है, किसी ने MA किया है, किसी ने BA किया है, किसी ने BSc की है। तमाम नौजवानों ने परीक्षाएं भी दी हैं। आपके प्रदेश में हुनर भी बहुत है।
जहां जहां देखो हुनर है। मुरादाबाद जाओ, पीतल का काम करने का हुनर है, कानपुर जाओ, लेदर का काम का हुनर है। तो हुनर भी है, खेती भी बढ़िया होती है, यहाँ खाद भी अच्छी है, आपकी जमीन अच्छी है, उपज अच्छी आती है। तो समस्या क्या है? नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, किसान परेशान है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को सशक्त करने की बात कोई नहीं कर रहा, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी परेशान है। तो समस्या क्या है? एक तरफ एक ऐसा प्रदेश जिसमें हुनर भी है, नौजवान भी हैं, अच्छी खेती भी हो सकती है, अच्छे अच्छे बिजनेस शुरू करने के लिए लोग सक्षम हो सकते हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? ये सोचिए। क्योंकि जो राजनीति आपके सामने आई है वो सिर्फ आपको गुमराह करने वाली राजनीति है। जो नेता हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि उनका काम क्या है। वो सोच रहे हैं कि 5 साल बाद यहाँ आएंगे, धर्म की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे, आपको असुरक्षित महसूस कराएंगे, चाहे आप इस धर्म के हो या उस धर्म के हो, आपकी जाति की बात करेंगे और उनको तो वोट मिलना ही मिलना है। तो कोई ये नहीं सोच रहा है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं रोजगार पैदा नहीं करूंगा, मैं छोटे दुकानदारों की मदद नहीं करूंगा, मैं यहाँ की सड़कें नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ के लिए शिक्षा के संस्थान नहीं बनाऊंगा, तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। सब समझ रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे, वोट मिल जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे, फूलेंगे फलेंगे। उनके जितने भी मित्र हैं सत्ता में, बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, वो फूलेंगे फलेंगे। और उनको तो यही चाहिए ना, उनको तो सत्ता में रहना है। उनका लक्ष्य है हम सत्ता में रहें किसी भी हालत में। तो उनका लक्ष्य पूरा हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि जनता के सामने जनता तो पूछ नहीं रही है, जनता नहीं पूछ रही है कि भाई हमारी पाठशाला क्यों नहीं बनाई, हमने मेहनत की है अपने खेतों में, हमें उस मेहनत की कमाई हमें क्यों नहीं मिल रही है, जनता तो पूछ नहीं रही है। तो परिस्थितियां ऐसी कुछ अजीब सी बन गई हैं उत्तर प्रदेश में कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके सारे नेता जानते हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात हो, जाति की बात हो, उसी के आधार पर वोट मिल जाए, काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सही है कि नहीं? समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? तो देश में क्या परिस्थिति है? किसान तंग है, परेशान है, कमा नहीं पा रहा है। वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। किसान के पूरे गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ रुपए है। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अपने लिए ही खरीद रहे हैं और पूरे दुनिया में घूम रहे हैं उन हवाई जहाजों में, लेकिन गन्ना का बकाया नहीं दिलवा रहे किसानों का। कर्ज माफ किसके हो रहे हैं सुन लीजिए। कांग्रेस की सरकार थी, किसानों के कर्ज माफ हुए, 72,000 करोड़ के कर्ज माफ हुए हमारी सरकार में। आज किसके कर्ज माफ हो रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के, जिनके पास लाखों करोड़, जिनके पास, बोलने दीजिए, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं उनके कर्ज माफ हो रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं। बिजली की बिल आप भरे जा रहे हो, चाहे कोरोना आए, लॉकडाउन आए, चाहे आप कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, आप बिजली के बिल भर रहे हो। यहाँ तक कि जब बिजली नहीं आ रही है तब भी आप बिल भर रहे हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब क्या किया जाए इन परिस्थितियों के बारे में? क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि आपके सामने नेता आकर फिर से धर्म की बात करें, जाति की बात करें, बड़ी बड़ी ऐसी बातें करें कि अगर आप उनको वोट नहीं करोगे तो आपके धर्म में मतलब कुछ खराब होने वाला है आपको, या आप असुरक्षित हैं, तो आप बर्दाश्त करोगे? लेकिन आपका कोई काम ना हो तो कब जागरूक बनोगे? आप जवाबदेही कब मांगोगे नेताओं से?
जो मेरे नौजवान भाई बहन यहाँ पे हैं, आपको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? तो आपने कभी सोचा है कि ये जो सरकार है भाजपा की, इनकी 3 बड़ी स्कीम सुन लीजिए। एक तो जो मुफ्त में गैस सिलेंडर बहनों को मिलता है, दूसरा जो राशन की बोरी मिलती है, तीसरा जो थोड़ा बहुत खाते में आपके पैसे आते हैं, ठीक है? और देख लीजिए, कुछ महीनों में आते हैं थोड़े बहुत पैसे, चुनाव आने लगता है तो थोड़े और पैसे आ जाते हैं, है कि नहीं? जो राशन 5 सालों से लगातार नहीं मिल रहा था, वो पिछले 6 महीनों से लगातार आ रहा है। ये 3 स्कीम क्या है? क्या एक मुफ्त गैस सिलेंडर से, एक राशन के बोरे से, थोड़े बहुत पैसे मिलने से आपके बच्चों के भविष्य मजबूत बनेंगे? समझ रहे हो आप? बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बच्चा, नौजवान अपना बिजनेस बनाना चाहता है, सरकार का समर्थन मिले। कोई एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, थोड़े से पैसे दे सरकार, कम ब्याज पे दे दे, तो ब्याज पे लौटा देगा 1%, 2%, लेकिन सरकार उसको अपने पैरों पे खड़ा करे। महिलाओं को 1 सिलेंडर मुफ्त दिया, आप भर नहीं पा रहे हैं उसको। अगर आप अब जाएंगे सिलेंडर खरीदने तो 1100 का मिलेगा, क्या करेंगे उस सिलेंडर का? उसकी गैस को आपको इस्तेमाल ही ऐसा करना पड़ेगा कि खत्म ना हो। लेकिन आपको आत्मनिर्भर करने की बात कौन कर रहा है? आपकी बेटियों को शिक्षित करने की बात कौन कर रहा है? आपको महिलाओं को रोजगार दिलवाने की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कह रहे लो जी सिलेंडर लो, वोट दे दो, कह रहे लो बुरा राशन ले लो। ये स्थिति बना दी है देश में, इतना गरीब बना दिया है लोगों को कि अब लोग उस राशन के बोरे के लिए इंतजार कर रहे हैं, और जब वो राशन का बोरा आता है तो आप सब कहते हैं कि वाह वाह सरकार ने मुझे कुछ भेजा है। लेकिन इस सरकार की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक राशन के बोरे में, एक गैस के सिलेंडर में थोड़े बहुत 1000-2000 रुपए आपको पकड़ा दिए, उसमें इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है? कोई एहसान नहीं है आप पे? सरकार की जिम्मेदारी है कि आपका भविष्य मजबूत बनाए। ये जो किसान कर्ज में डूब रहे हैं, इनके लिए क्या कर रही है सरकार? किसान आंदोलन किए, 1 साल के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े रहे, 700 किसान शहीद हुए। 6 किसानों को तो मंत्री के बेटे ने अपनी पहिए के नीचे कुचल दिया, गाड़ी के पहिए के नीचे। ये लोग चुप रहे, प्रधानमंत्री से लेकर इनके सारे मंत्री चुप। प्रधानमंत्री जी अपने घर से निकलकर बाहर आकर किसानों को नहीं मिले। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री होते थे, यहाँ अमेठी में पास में, पूछिए जब संकट आती थी क्या प्रधानमंत्री आते थे? उनके घर के दरवाजे तक आते थे पूछने। यहाँ की सांसद इंदिरा जी रही, सोनिया जी रही, संकट आया तो मौजूद रहे आपके लिए। कोरोना का संकट आया, रायबरेली के तमाम लोग, सूरत में, कोई गुजरात में, कोई बंबई में, कोई दिल्ली में फंसा था, उनको राहत किसने पहुंचाई? सोनिया जी ने पहुंचाई। क्योंकि जिम्मेदारी होती है। नेता का धर्म और कुछ नहीं होता, नेता का धर्म सेवा होता है। आप हिंदू धर्म में देखिए, मुसलमान धर्म में देखिए, ईसाई धर्म में देखिए, बौद्ध धर्म में देखिए, किसी भी किताब को उठा के पढ़िए, किसी से भी पूछिए, सब कहेंगे नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा करना है। राजधर्म होता क्या है? सेवा होता है। और ये लोग भूल गए अपना धर्म। इनके लिए धर्म भी एक इस्तेमाल करने वाली चीज हो गई। इनके लिए धर्म भी वही है जो चुनावी समय, चुनावी सभाओं में बात करें धर्म के बारे में, आपके जज्बातों को उफारें ताकि उसी पर वोट मिल जाए। आप सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस बोरे राशन पर निर्भर हो? कि आप चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित बने, कि बच्चों के लिए अच्छी पाठशालाएं बने, कि बच्चे आगे बढ़कर कमाएं, आपके लिए कमाई लाएं? तभी तो गर्व होगा आपको उन पर, तभी तो उन पर, अपने आप पर गर्व होगा। अगर ऐसे ही आवारा बच्चे पड़े रहें तो क्या होगा? तो उनको इसी तरह से गुमराह करना बहुत आसान होगा। इसीलिए तो उनको आवारा रखा है। इसीलिए तो 5 सालों से सरकार में 12 लाख खाली पद है, उन्होंने भरे ही नहीं। क्या उनको 12 लाख बेरोजगार बच्चे नहीं मिले, नौजवान नहीं मिले पूरे प्रदेश में?
हजारों तो हमारी सभाएं में दिख जाते हैं। मैं बोलती हूँ हाथ उठाओ कौन बेरोजगार है, सब हाथ उठाते। सरकार ने भरे नहीं वो पद, तो कैसा धर्म है ये कि आपके जो सेवा का धर्म है, जो राज धर्म है, उसको तो आप निभा नहीं रहे हैं। किसान परेशान होता है, आंदोलन करता है, आप सुनवाई ही नहीं है, आप निकलते ही नहीं हैं अपने घर से। 5 सालों के लिए आप सारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया घूम आए हैं। अमेरिका गए हैं, कनाडा गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, पाकिस्तान भी गए, अरे सब जगह चले गए। लेकिन जब किसान आंदोलन अपने घर के 10 किलोमीटर दूर कर रहा था तब वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्या हुआ? चुनाव आने लगा, किसान हटा नहीं, हिला नहीं, शहीद हो गया, हिला नहीं। चुनाव 2 महीने में था। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तो मुश्किल हो गई, ये लोग तो हट नहीं रहे, ये तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो आपके सामने आए, हाथ जोड़े, माफी मांगे, बोला कि मैं ये कानून वापस ले लेता हूँ। तो इसके लिए 700 शहीद क्यों कर 700 किसानों को की शहादत की क्या जरूरत थी? फिर आप 1 साल रुके क्यों? अब आ रहे हैं चुनाव के समय। अब देखिए उद्घाटन इनके प्रोजेक्ट के कब होते हैं। बड़े बड़े हवाई अड्डे बन रहे हैं भाई, जेवर में हवाई अड्डे का उद्घाटन हो रहा है। कब? चुनाव से पहले। जैसे मैंने कहा राशन लगातार आ रहा है, कब? चुनाव से पहले। देख लेना चुनाव के बाद क्या होगा, सब बंद हो जाएगा, कोई उद्घाटन नहीं होगा बहनों और भाइयों, सिर्फ विज्ञापन दिखेंगे आपको, सिर्फ मीडिया दिखाएगी। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैंने हजारों लखपति बना दिए हैं। और भैया मैं तो हर जगह जा रही हूँ, पिछले 3 सालों से हर जिले में तकरीबन पहुँच गई हूँ। मुझे तो ढूंढ कर कोई लखपति नहीं मिल रहा है, मुझे गरीब मिल रहे हैं। मुझे वो लोग मिल रहे हैं जो गरीब थे भी नहीं, जिनकी अच्छी अच्छी दुकानें चल रही थी, जो ठेले कुमचे चलाते थे, जिनके छोटे छोटे कारोबार थे और अब वो भी बंद हो गए हैं। मुझे किसान मिल रहे हैं जिनकी कमाई नहीं हो रही है। मुझे महिलाएं मिल रही हैं जिनसे कुछ खरीदा नहीं जा रहा है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पूरी मीडिया कह रही है कि उत्तर प्रदेश में लाखों लखपति बन गए हैं। सच्चाई ये है कि ये जो सरकारें हैं, धर्म का नाम, जाति का नाम, जितने भी राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी भी, सिर्फ धर्म के आधार पर यही बातें होती हैं। इनके आधार पर आपसे वोट लेंगे। सच्चाई ये है कि सरकारें अब अमीरों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रहे हैं। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है इन सरकारों में और इन राजनीतिक दलों में। जब आप सबने संघर्ष किया, 3 सालों से मैं पूरे यूपी में काम कर रही हूँ, एक बार मैंने अखिलेश यादव जी को अपने घर से निकलते हुए नहीं देखा। कब निकले? चुनाव से पहले। चुनाव के 3 महीने पहले अचानक बस निकली और यात्रा शुरू, वोट मांगने का काम। किस आधार पर? वही ध्रुवीकरण के आधार पर। 3 सालों के लिए जब महिलाओं के बलात्कार हुए, उन पर अपराध हुए, कहीं नहीं दिखे। ना मायावती जी दिखी, ना अखिलेश यादव जी दिखे। जब किसानों पर अत्याचार हुआ तब भी नहीं दिखे। जब जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी थी भर्ती के लिए और सारी परीक्षाएं रद्द हो गई थी, जब उन्होंने आंदोलन किया तब भी वे नहीं दिखे। महंगाई बढ़ी, कांग्रेस पार्टी ने बड़े आंदोलन किए महंगाई के लिए कि घटाओ महंगाई को, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। तो क्या कर रहे हैं सब? ये सारे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। सब जान रहे हैं कि क्या करना है। चुनाव के समय धर्म के आधार पर लोगों को बांट दो, वोट ले लो, घर पे रहो, खुश रहो। अब जागरूक होने का काम आपका है। आपको नेताओं को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। आप इस बार सोच समझ के अपना वोट दो। आप उस पार्टी को दो जो आपके लिए काम करके दिखाई है और जो काम करना चाहती है। देखिए, भर्ती की बात की मैंने, यहाँ नौजवान भाई बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा खाका तैयार किया है कि हर भर्ती के लिए एक अलग कैलेंडर होगा।
आपकी परीक्षा के दिन, रिजल्ट की डेट, नियुक्ति की डेट, और बीच में 6 महीने का टाइम। आप परीक्षा देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। कोई अधिकारी इसके साथ खिलवाड़ करेगा तो हमने ये योजना बनाई है कि हम एक कानून लाएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। मेरी बहनों पर अत्याचार होता है, पुलिस स्टेशन जाती है, कोई एफआईआर नहीं लिखता, उल्टा उस बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम कानून लाएंगे कि अगर एफआईआर, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और 15 दिन के अंदर अंदर एफआईआर न दर्ज किया गया तो उस अधिकारी का, उस पुलिसकर्मी का सस्पेंशन होगा। रोजगार की बात है, हम कह रहे हैं कि 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, हम 100 दिन के अंदर अंदर उनको भरवाएंगे। हम कह रहे हैं कि 8 लाख रोजगार नए हम पैदा करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो मनरेगा है, ये कांग्रेस पार्टी लाई थी, ये इससे रोजगार पैदा हुए। छोटे दुकानदार, जो छोटे व्यापारी हैं, ये रोजगार पैदा करते हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट। कोई अंबानी अडानी रोजगार नहीं पैदा करता जिसके लिए पूरे देश की संपत्ति बेची जा रही है। ये रोजगार पैदा करने का काम छोटे और मध्यम व्यापारियों का काम है, उनको हम मजबूत बनाएंगे। जहां हुनर है वहां हम सुविधाएं देंगे। जहां एक नौजवान एक अपना बिजनेस खोलना चाहता है, सुन लीजिए, अगर आप अति पिछड़े या दलित वर्ग के हैं, खास तौर से आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी 1% ब्याज पे, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। मेरी बहनों के लिए 40% रोजगार, 40% सरकारी रोजगार मेरी बहनों के लिए आरक्षित होंगे, पहले के आरक्षण के प्रावधानों के तहत, ताकि आप भी अपने पैरों पर खड़े हो पाए। मेरी बहनों की सेहत के लिए, जहाँ पे ब्लॉक के अस्पताल हैं, आज जाती हैं, बीमार होती हैं तो एक पुरुष डॉक्टर मिलता है या डॉक्टर मिलता ही नहीं है। हम एक कमरा बनाएंगे जिसमें महिला डॉक्टर मिलेगी। आपको कोई समस्या हो, निजी बात हो, आप उससे कर सकते हो। आपकी सेहत के लिए, आपकी शिक्षा के लिए हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय जैसा एक लड़कियों की पाठशाला बनाएंगे, जिसमें सिर्फ शिक्षा नहीं लेकिन हुनर भी सिखाएंगे, ताकि लड़की रोजगार भी कर सके, उसे रोजगार मिल सके। किसानों के लिए, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा हमारी सरकार में, हमने पहले करके दिखाया है। छुट्टे जानवर की जो समस्या है, छुट्टे जानवर की जो समस्या है, यहाँ कोई हल करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पता क्या किया है? जो छुट्टे जानवर हैं, उन्होंने कहा कि अगर इन छुट्टे जानवरों को आप घर में पाल लें तो हम सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। अब आप हंसोगे, गोबर खरीद के क्या करेगी सरकार? गोबर खरीद के स्वयं सहायता समूह को गोबर देके उसमें वर्मी कॉम्पोस्टिंग और गोबर गैस बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा किया है, समस्या ही नहीं रही, क्योंकि लोग समझ गए कि अगर मैं छुट्टा जानवर घर पे रखूं, उसकी देखभाल करूं, मैं कमा सकता हूं, तो घर पे रख लिया, उसका देखभाल हो गया, गोबर बेच दी सरकार को, उसकी कमाई भी हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ और जानवर भी छुट्टा नहीं रहा। तो अगर एक सरकार आपकी समस्याओं को सुलझाना चाहती है ना, तो सोच समझ के योजनाएं बनाती है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार में एक बहुत बढ़िया योजना है इस छुट्टे जानवर के लिए। हम चाहते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में भी लागू हो। जो बिजली के बिल, जो छोटे दुकानदार और मध्यम दुकानदार जो बिजली के बिल कोरोना के समय भी दे रहे थे, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके जो कोरोना का बकाया है उनका हम माफ़ कराएंगे और सबकी बिजली बिल आधी कराएंगे। जो मेरी बहनें पाठशाला में पढ़ती हैं 11वीं और 12वीं क्लास में, उनको एक मोबाइल दिया जाएगा मुफ्त में, और जो उससे आगे पढ़ना चाहती है उनको स्कूटी मिलेगा। क्यों? आपकी सुरक्षा के लिए। और आजकल मोबाइल के बिना पढ़ाई भी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जब कोरोना के चलते काफ़ी पढ़ाई मोबाइल पे भी होती है। तो ये सब योजनाएं हमने बनाई हैं। अब आप मौका देंगे, आप कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनेंगे, तो ये सब हम लागू करके दिखाएं आपको। एक ऐसी राजनीति लाएं जो ये धर्म और जाति के आधार पर आपको बांटने का काम बंद करे और आपके विकास का काम शुरू करें।
और इनको इतनी आसानी से छूट मत दीजिए। ये जो आपके सामने आकर यही बातें करते हैं आपको फुसलाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, अब आप जवाबदेह बना दीजिए। राजनीति बदलिए अपने प्रदेश के लिए। बहुत साल हो गए, 30 साल हो गए यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं रही। आपने सबको परख लिया है, बसपा को परख लिया है, भाजपा को परख लिया है, आपने सपा को परख लिया है। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? बेरोजगारी मिली, आपको गरीबी मिली, आपको अत्याचार मिला, गुंडाई मिली। तो अगर आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपका विकास करे, जो आपके भविष्य को मजबूत करने का सोच समझ के काम करे, तो आप कांग्रेस को ही जिताइए। ये अतुल सिंह जी हैं, इनको जिताइए। इस बार हमारी सरकार लाइए उत्तर प्रदेश में। बहुत इंतजार कर लिया है आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, अब मन में रखिए और जिस दिन वोट डालने जाएंगी तो याद रखना वो मैंने कहा, ये वोट आपके अपने पक्ष में डलना चाहिए, आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद।